नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राज वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्कूल। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना एक ऐसी घटना होती है जिसमें कातिल के अजीब कत्ल की कहानी होती है। जिसकी हत्या हुई होती है वो जिंदा होता है, तो फिर मरने वाला कौन होता है? आजीवन कारावास से बचने के लिए भोपाल के एक कैदी की ये असली कहानी है। जेल जाने से बचने के लिए इसने फिल्म अंधा कानून जैसा स्क्रिप्ट हूबहू रच डाला। जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं है, और कई बार जो होता है असल में वो दिखता नहीं है। इस कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी मिलती है। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश में जुट जाती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर तो हर कोई हैरान था। आज की क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल 29 जून 2019 की डेट है ये, जिस दिन परोल पर जेल से निकले कैदी को वापस लौटना था। 14 दिन की परोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है कि उस कैदी की तो मौत हो चुकी है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई गई है। इसलिए अब उसके सबका पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी थी। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र लगभग 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलवड़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था और उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, और साल 2016 में उसे कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली। और उसके कुछ समय बाद राजेश के पिता की मौत हो जाती है और इसी वजह से उसे 14 दिन की परोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो परोल पर बाहर आया था और 29 जून को उसकी परोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून 2019 को जेल वापस लौटना था। लेकिन 29 जून की ही सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोहराम का माहौल हो गया और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने पर देखा गया कि एक युवक बुरी तरह जल गया है। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वह बहुत दुखी था। अब परिवार में कोई उसे परोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दे दी थी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने इसे भी एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सबको रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी सबका अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलवड़ का एरिया आता था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो बेहद चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं था, बल्कि गला दबाकर हत्या की गई थी। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं
अगर आग से जलकर मरा तो फिर गला किसने और क्यों काटा? सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स के पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पेगा, फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग हो जाने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं, उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाती है। घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी आए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की बजाय फिर से खोलती है और जांच में जुट जाती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये कई सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो, कोई और हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करना चालू किया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल के आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी मिली, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में यह सवाल आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और कई भी सवाल थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और पहले राजेश के मकान में ही रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहां से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात से मिलती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और उसे दबोच लेती है। इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने पुलिस को बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था, फोन पर बात हुई थी और वो उसने मिलने की बात भी कही थी। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। लेकिन इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया उसके दिमाग में आया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एक मात्र मां को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद करने के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दिए, इसलिए उसके झांसे में मैं आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई और 28 जून की शाम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई का एक व्यक्ति मिल जाता है। उस युवक ने अपना नाम राजू रैंकवार बताया था और दोनों फिर बातचीत करते हुए जल्दी ही दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत ही आ गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर दोनों को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी रह जाए तो आग से जल जाए। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा
और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के तौर पर मिल सके। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते से बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया और इस तरह आग की लपटें बढ़ गईं। तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया। तो यह सच निकला क्योंकि राजू रैंकवार की पत्नी ने 28 जून को ही रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने वाकई पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी थी। अब पुलिस को यह पूरी तरह से यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह से निहाल से संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ जाता है। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगता है और राजेश ने वहां के हालत के बारे में पूछा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो जल्द उसे ही बताएगा। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्म जैसी कहानी रच डाली। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा गया और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला गया। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर भी दे दिया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बातचीत करने लगा और मिलने चला गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया और इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाकर रख दिया। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद राजेश परमार को फिर से सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप सबकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको और आज के समाज को सचेत और जागरूक करना था। मिलते हैं क्राइम की ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।